चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं खाद के विषय को विस्तृत रूप से जानने के लिए, और किस ढंग से हम उसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसे हम बनाते हैं और किन किन चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है, और जो है कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, और उनमें सावधानियां क्या रखनी पड़ती हैं। तमाम तरह की जो बारीकियां हैं या जो बातचीत है वो हम आपको सीधा प्रैक्टिकली जो है ले जाके और आपको समझाते हैं। साथियों, अभी हम इस मॉडल से बाहर निकलेंगे अगले 2 मिनट में, तो जब तक आपको हम कुछ कुछ बात करते करते आपको चीज़ें बताते चले जाते हैं। जैसा कि हमने अभी 5 लेयर की जो बात करी, तो जिस फील्ड पे अभी हम खड़े थे, ये फील्ड एक ही है बट वहाँ पर 4 फसलें एक साथ थी। अभी यहाँ पर आप आ गए हैं कुछ कदम के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में जो हमने बात करी थी इसमें हमने तार लगाया और तार पर हमने ये लौकी लगा दी है। तो ये 5 फसल एक साथ हो गई, और इसी तरह से आप लौकी के स्थान पर जो है करेला लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं। अब आपने वहाँ पर देखा हल्दी, और यहाँ पर आप देख हो गया है, और अदरक को आप देखेंगे तो जो है ये पूरी तरह से अदरक है। इस पे अभी नोनिया की भाजी लगी हुई थी गर्मी के समय, इस प्लॉट पे वो निकल चुकी है। बीच में हमारी लौकी है, और ऊपर हमारी बेल वाली फसल के रूप में ये कुंदरू है, और पपीते ऑलरेडी लगे हुए हैं जो कि 15 बाई 15 के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे इस फील्ड को, इसमें अदरक, यहाँ पर कुछ करेले भी लगे हैं, पपीते भी लगे हैं, कुंदरू भी लगी है। कुल मिला के यहाँ पर 5 फसल के मॉडल है, अदरक के साथ, हल्दी के साथ वहाँ पर 4 फसल के मॉडल आपने देखे। अब हम आपको खाद के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि खाद हमें कैसे बनाना चाहिए, कितने प्रकार के खाद फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, और उनकी मात्रा क्या होती है, तकनीक क्या होती है, किन चीज़ों से बनते हैं। तमाम तरह के सवाल आपके संज्ञान में होंगे, उन सभी के जवाब आपको हम ले चलते हैं फील्ड पे और बताते हैं। देखिए, लेयर फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, चलते चलते समय का उपयोग कर लें हम लोग कि हमें एक तरह का जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए एक प्लॉट तैयार करना होता है, जिसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। सॉरी, एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी तैयार करने के लिए बफर जोन हम उसे बोल सकते हैं। और बफर जोन का मतलब होता है कि हम खेत के चारों तरफ एक ऐसा जोन तैयार करें जिसमें किसी भी तरह की मौसम परिवर्तन की जो आपदा है, या किसी भी तरह की मौसम परिवर्तन की जो परेशानी है, उस परेशानी को कंट्रोल कर सके। और जब हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमें जीवों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बिना जीवों के जैविक खेती संभव नहीं है। और आप देखेंगे तो हमने भौरे, तितली और तमाम तरह के मधुमक्खी ऐसे जीव हैं जो हमारे कभी पर्यावरण में बहुतायत में हुआ करते थे, और आज की तारीख में अगर हम इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें कि कहाँ गए ये सारे जीव। भौरे पहले गुनगुनाते थे, साउंड करते थे, पौधों को गाना सुनाया करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी प्रकृति की व्यवस्था से या हमारी खेती की टेक्निक से हटती चली गई, और ये अब हमें देखने को नहीं मिलते। कारण ये क्योंकि इनको रहने के लिए जो व्यवस्था थी प्रकृति में, वो व्यवस्था को हमने ध्वस्त कर दिया। हमने पेड़ों को काट दिया, खेतों को मैदान कर दिया, क्योंकि हमें हार्वेस्टर चलाने हैं, हमें बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाने हैं। तो इसलिए पेड़ हमने अपने खेतों से अलग करके मैदान बना दिए। अब हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए फिर से पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी मानव जाति को अगर बचाना है तो पेड़ों को बचाना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब भी हम कोई भी फील्ड तैयार करते हैं या कोई भी खेत में काम करना चालू करते हैं, खेत के चारों तरफ हम एक 10 से 12 फीट चौड़ा एक बफर जोन तैयार करते हैं। बफर जोन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं। सबसे आउटर साइड जो खेत का आपका लास्ट बॉर्डर है, वहाँ पर सबसे बड़े झाड़, बैम्बू या इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट तैयार है हमारे पास,
उसके बाद उसके अंदर जो हम पौधे लगाते हैं वो उससे छोटे लगाते हैं, फिर उसके अंदर जो पौधे लगाते हैं उससे छोटे लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी जो है हमारी 10 से 12 फीट रहती है, 10 फीट आइडियली, और लाइन से लाइन की जो दूरी रहती है वो 4 से 5 फीट रहती है। मतलब कुल मिला के 10 से 12 फीट का जो जोन तैयार होगा, उस जोन में 4-4 फीट पर अंदर की साइड हम पौधे लगाएंगे। अगर आपका 5 एकड़ का खेत है तो लगभग पौना एकड़ के आसपास जगह आपकी वेस्ट जाती है, लेकिन इस पौना एकड़ की जगह में आपको कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए खेत की ताकत तैयार होती है, बायोडायवर्सिटी तैयार होती है, हर तरह के मधुमक्खी, हर तरह की तितली, हर तरह के भौरे जो आपके उत्पादन को बढ़ाने में बेहद मदद करते हैं, वो सब आपके उसमें आ जाते हैं पौधों के कारण। और तीसरी बात, जो बहुत ज्यादा तेज तूफान, बहुत ज्यादा तेज हवा का जो प्रभाव खेतों पर पड़ता है, वो प्रभाव भी मेंटेन होता है। और लास्ट में फायदे की बात है, तो फायदा तो ये कि जब ये पौधे 2 से 3 साल के बाद फ्रूटिंग पे आएंगे तो हर तरह के फल आपको अपने खेतों पे मिलेंगे। तो कई तरह के मुनाफे हैं इसके, और भी फायदे हैं। पत्तियां गिरती हैं, ट्रेंच बनाते हैं, सारी पत्तियों को इकट्ठा करके उनसे खाद तैयार करते हैं, वो खाद हम खेत में या उन्हीं पौधों को वापस रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं, पर कुल मिला के फायदे ही फायदे हैं। तो ठीक, आपको कोई भी काम करने से पहले खेत में मैदान खेत को बायोडायवर्सिटी के रूप में, एक बफर जोन के रूप में तैयार करिए। आप हमसे इसकी लिस्ट ले सकते हैं जब भी आप खेत में बफर जोन तैयार करेंगे। तो अभी हम जो मैनेजमेंट के टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के टॉपिक में हम यहाँ पर आपको खाद के बारे में समझा रहे हैं। खाद जो है ना, खेतों में कई तरह की होती हैं और इनको बनाने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसा आइडियली तरीका बता रहे हैं जिससे कई तरह की खादें आप बना सकते हो प्रैक्टिकली। तो साथियों, जब हम जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे तो आपके पास गाय होना जरूरी है। जैसे अगर किसी इंसान का अस्तित्व, उसके शरीर का अस्तित्व है तो उसकी रीढ़ की हड्डी से है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो समझ लो इंसान खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, ठीक उसी तरह हमें अगर अपनी खेती को सस्टेन करना है या जैविक खेती में बेहतर परिणाम लाना है तो गाय आपके पास होना ही चाहिए। गाय के बगैर ये संभव नहीं है। गाय ने जो गोबर किया, हम जनरली हिंदुस्तान में किसानों की मानसिकता है, हमारी मानसिकता है, और आप ठीक जानते भी होंगे या अनुभव भी करेंगे जब हम आपको बताएंगे ये बात, कि पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है, एक मानसिकता है किसानों के बीच में या लोगों के बीच में, कि लोग करते क्या है, गाय ने गोबर किया और उसकी गोबर को ले जाके हम गड्ढे में डंप कर देते हैं, या फिर हम उसे रोड पर ढेर लगा देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गांव में, हम तो अक्सर जाते हैं गांव में, तो सफ़र करते हैं तो देखते हैं गांव जैसे ही शुरू होता है उसके पहले बड़े बड़े से ढेर लेफ्ट और राइट में लगे होते हैं, और उस ढेर में गोबर नहीं होता है, गोबर के साथ और भी बहुत कुछ होता है, और भी बहुत कुछ में उन सभी घरों के, गाँव के घरों के कचरा होता है, रोड पर निकले हुए पूरा जो वेस्ट होता है वो सब भी होता है, भूसा भी होता है, और उसके साथ में जो प्लास्टिक है जो हमारे तंत्र में इस तरह से घुल गई है, इस तरह से मिल गई है कि उससे पीछा छुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो प्लास्टिक भी होती है, पॉलीथीन के टुकड़े भी होते हैं। तो ये सब जो है ना उस गोबर के ढेर में होते हैं, और किसान उस गोबर के ढेर को 1 साल रखने के बाद, 1.5 साल रखने के बाद खेत में इस्तेमाल करते हैं, और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो ढेर जाके खेतों में जब डलता है तो उसमें अधपचा, कच्चा, कचड़ा, पॉलीथीन सब कुछ होता है, और वो जैविक की जगह एक विनाशकारी खाद का काम करता है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी होती है और साथ में कचरा होता है, जिस कचरे से कई तरह की फंगस, कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। तो कुल मिलाकर फायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों, हमें जानना है, समझना है बारीकियां इसकी, कि हमें खाद को कैसे तैयार करना है और किस ढंग से हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें गोबर को थोड़ा और नज़दीक आ जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ये पूरा हमने यहाँ पर लगाया हुआ है सिस्टम, खाद को, कचड़े को डिस्पोज करने का, या कह सकते हैं गोबर से खाद बनाने का, और इसको अभी हमने पॉलीथीन से ढका हुआ है, क्योंकि बारिश का समय है। जब बारिश नहीं होती है तो ये आम के पेड़ के नीचे लगे हुए हैं, तो इसमें बराबर से ठंड और गर्मी के समय इसमें से परिणाम आते हैं, और कोई आवश्यकता नहीं होती है कोई शेड की। लेकिन अगर आपके पास पेड़ की छाया नहीं है, घनत्व पेड़ की छाया नहीं है, तो आप इसे मल्टी लेयर के शेड में भी अंदर लगा सकते हो।
और जो हम अपनी ऊपर सब्जियां उगा रहे हैं और जो अपनी घास डाली है उसकी शेडिंग छाया से ठंडी और गर्मी का आपका काम हो जाएगा। लेकिन बारिश के समय उस स्थान पर भी आपको टनल बना के पॉलीथीन से उसको ढकना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए। यहाँ पे भी हमने टनल बना के यू शेप का, आप देख पा रहे होंगे ये बांस की डंडियां हैं, उनको हमने फटा दिया और फटा के यू शेप का टनल बना दिया, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दी। ये पूरा हमारा शेड तैयार हो गया। जब बारिश खत्म होगी पॉलीथीन को लपेटेंगे, टनल को साइड में रखेंगे और हमारा ऊपर वाला शेड काम करेगा। फिर बारिश आई, अगले साल हम फिर इसी टनल को यूज करेंगे। तो कुल मिला के कम से कम खर्चे में आप इस व्यवस्था के साथ खाद बना सकते हो। साथियों, ये बैग है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12×4 2 फीट हाइट का, 12 फीट लंबाई का, 4 फीट चौड़ाई का। इसमें 10 कुंटल के आसपास गोबर बनता है। और जैसे ही गाय गोबर करती है तो हम उसे रोड पर नहीं ले जाते हैं, गड्ढे में डंप नहीं करते हैं, हम उसे सीधा इस बैग में डंप करते हैं। और साथ में अगर हमने 1 तसला गोबर डाला है तो लगभग आधे तसले से आधा रॉक फास्फेट पाउडर इसमें हम मिला के साथ में डंप करेंगे, क्योंकि रॉक फास्फेट पाउडर इसमें मिलाना बेहद आवश्यक है। और वो इसलिए क्योंकि हमें खाद के साथ में एक रसायन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी है। और रसायन में हम पौधे को डीएपी के रूप में फास्फोरस को देते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया देते हैं और पोटास के लिए हम पोटास देते हैं। तो कुल मिला के जो रासायनिक खादों के रूप में हम पौधों को तत्व देते हैं, उन सभी तत्वों को अगर हमें उत्पादन चाहिए है तो जैविक तरीके से हमें उन तत्वों को पौधों को देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फास्फोरस का विकल्प मतलब डीएपी का विकल्प तैयार करते हैं और उसमें 70% के आसपास गोबर को लेते हैं, 75%, और 25 से 30% के आसपास हम रॉक फास्फेट पाउडर को मिक्स करके इसमें डेली के डेली भरते जाते हैं ताजे गोबर के साथ में। गोबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने निकाल के खेत में डंप कर दिया, कहीं गड्ढे में लगा दिया, ढेर लगा दिया, नहीं, सीधा डायरेक्ट लेके रॉक फास्फेट मिला के इसमें भरते जाइए ताकि उसकी नाइट्रोजन भी ना उड़ पाए। क्योंकि आप जानते हैं गोबर जब गाय करती है तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो रोड पे डंप होता है या गड्ढे में रखा जाता है, नाइट्रोजन सारी इवॉपरेट हो जाती है, उड़ जाती है और फिर वो हमें काम में नहीं आती है। तो हम गोबर को रॉक फास्फेट के साथ में मिक्स करके डायरेक्ट इस बैग में भरते जाएं। जब ये पूरा बैग भर गया तो फिर हम इसको 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी होती है। अगर मीथेन गैस में हम अगर अर्थवम छोड़ देंगे तो अर्थवम मर जाएंगे और जो है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें 15 दिन इसको छोड़ना है। 15 दिन में गोबर की हीट जो है ना वो निकल जाएगी, मीथेन गैस हल्की फुल्की उड़ जाएगी और फिर जाके हम 15 दिन के बाद चेक करेंगे एक बार हाथ डाल के कि गोबर ठंडा है। अगर ठंडा है तो इसमें अर्थवम छोड़ेंगे और केंचुए छोड़ेंगे। और केंचुआ जो है गोबर को और रॉक फास्फेट को साथ में खाकर वीट करेगा, और जो वीट करेगा, जो पोटी होगी उसकी, वो जस्ट लाइक ए रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी होगा। तो कुल मिला के आप इस तकनीक से, इस विधि से डीएपी का विकल्प तैयार कर सकते हैं। इसमें जो सावधानियां रखनी पड़ती हैं वो ये, नंबर 1, केंचुआ देसी होना चाहिए जो मिट्टी और गोबर दोनों खाए। हिंदुस्तान में बहुत सारी प्रजातियां हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम इतनी बात आपसे करें कि केंचुआ खाद बनाना है तो आप शुरू हो गए केंचुआ खाद बनाना, लेकिन इसकी सावधानियां आपको ध्यान में रखना चाहिए। केंचुआ खाद बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, अफ्रीकन केंचुए का इस्तेमाल नहीं करना है। ये केवल गोबर खाती है। साथियों, आपकी जानकारी में बता दें, ये जब गोबर खाएंगी तो आप इस पिट में ही केवल कंपोस्ट खाद बना पाएंगे। जब ये खाद आप खेत में डालेंगे तो खेत में क्या होगा, इसके अंडे भी जाएंगे, छोटे मोटे केंचुए भी जाएंगे, वो जाके खेत में आपके मर जाएंगे। तो आपके काम करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कंपोस्ट बनाते रहिए, केंचुआ खरीदते रहिए, दूसरों का धंधा चलाते रहिए और आप अपने खेत में नुकसान पहुंचाते रहिए। लेकिन इस बात को बहुत समझदारी के साथ करना है। यहाँ पर जो हम केंचुए की प्रजाति इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में 3-4 प्रजातियां हैं, कुछ अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं है। 3-4 प्रजातियां हैं जो गोबर और मिट्टी दोनों खाती हैं। अगर वो प्रजाति आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप उस प्रजाति का इस्तेमाल करेंगे तो पिट में रखेंगे तो गोबर से खाद बनाएंगे, और जब इसके अंडे और छोटे मोटे केंचुए खेत में डाल देंगे आप तो वो वहां पर खाद बनाएंगे, मतलब मिट्टी को खा के वो खाद बनाएंगे। और जो हमारी केंचुओं की संख्या हमारी भूमि से कम हो गई है, वो केंचुओं की संख्या हमारी भूमि में पुनः बढ़ने लग जाएगी, और जब पुनः बढ़ने लग जाएगी
तो खेत की प्रोसेस खेत में ही होना लग जाएगी, खेत की प्रोसेस हमें यहाँ नहीं करना पड़ेगी, मतलब एक स्टेप हमारा और कम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें खेती को भी सस्टेन करना है, खेत को भी सस्टेन करना है, और जब ये दोनों चीजें सस्टेन हो गई तो हम भी सस्टेन हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें इसमें पहली सावधानी ये रखनी है कि हमें केंचुआ देसी ही इस्तेमाल करना है, और वो भी कौन सा, क्योंकि हिंदुस्तान में देसी 106 प्रजातियां हैं और उससे भी ज्यादा हैं, पर उनमें 3-4 प्रजातियां हैं जो गोबर और मिट्टी खाती हैं। अगर आपको पता हो कि किसी बंदे के पास ये दोनों प्रजातियां हैं, मतलब सॉरी दोनों काम करने वाली प्रजाति है, तो आप उससे ले सकते हैं, नहीं तो आप हमसे थोड़ा सा ले जाइए। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम आपको बता देंगे, आप अपने जाके और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सावधानी आपको इसमें रखनी है वो ये कि आपको गर्म गोबर में केंचुए को नहीं डालना है। अगर गर्म गोबर में केंचुआ डाल देंगे तो केंचुआ ठंडे शरीर का प्राणी है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, और ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती है। एक अनुकूलित तापमान उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच में, और ज़्यादा तो 35 डिग्री हो गया बस। ये एक उसका अनुकूलित तापमान है, और उससे ज़्यादा अगर हुआ तो ये मर जाएगा, और उससे कम हुआ तो भी ये मर जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जब भी हम गोबर में केंचुए डालें, हाथ डाल के पहले देख लें। अगर आपको हीट लग रही है कि यार ये तो गर्म है, तो फिर इसमें 15 दिन के बाद पानी डालिए, पानी डाल के फिर आप इसमें अर्थवम छोड़िए। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी अर्थवम छोड़ सकते हैं। कुल मिला के हीटेड गोबर में अर्थवम नहीं छोड़ना है। दूसरा, ताजे गोबर में भी अर्थवम नहीं छोड़ना है। कई लोग होंगे या कई लोग हैं भी जो कहते हैं साहब हमारी गाय ने जो गोबर किया है वो ताज़ा है पर ठंडा है, ठीक है, तो कंडीशन वहाँ पर बदल जाएगी। अगर ठंडा है तो ठंडे गोबर में भी आपको डायरेक्ट तुरंत नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि तुरंत में गोबर के साथ में मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस केंचुए के लिए हानिकारक होती है। तो साथियों 15 दिन के बाद आप हीट चेक करेंगे, और 15 दिन के बाद हल्की मीथेन गैस उड़ जाएगी तो फिर आप डालेंगे। और सबसे अच्छा तरीका एक और है, गोबर गैस आप अपने पास रखिए, और गोबर गैस में पहले गोबर डालिए, मीथेन निकालिए, उस गैस से रोटी बनाइए, अपने ईंधन का खर्चा कम करिए, फिर जो उसमें सैलरी निकले वो सैलरी आप जाके इसमें भरिए गोबर रॉक फास्फेट के साथ मिला के, थोड़ा सा पानी निथरने के बाद, ताकि थोड़ा सॉलिड हो जाए। तो आपको हीट भी चेक नहीं करनी फिर, और ना ही मीथेन गैस के लिए वेट करना है। दोनों ही चीजें निकल गई, आप तुरंत भी वापस में अर्थवम डाल सकते हैं, और फिर गोबर को केंचुआ बहुत अच्छे चाव से खाएगा, क्योंकि उसमें मीथेन गैस बिल्कुल नहीं रहेगी, और गोबर की जो एक तरह से जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में बदल जाती है। और केंचुआ हमेशा सॉफ्ट चीज खाना पसंद करता है, क्योंकि उसके पास ना तो हमारे जैसे दांत हैं ना हमारे जैसे हड्डियां हैं। तो इसलिए जितनी सॉफ्ट चीज होगी केंचुआ उतना ज्यादा और उतने अच्छे से खाएगा और उतना अच्छा काम करेगा। 2 बातों की सावधानी। तीसरी बात, केंचुआ हमेशा अंधेरे में काम करना पसंद करता है। आपने देखा होगा केवल बरसात में जब पानी ज्यादा गिरता है तो उसी समय कुछ कुछ प्रजातियां कुछ घंटे को केंचुए को आपको देखने को मिलता है। समझ लो कि दर्शन होते हैं आपके पूरे साल भर में जब पानी गिरता है। और जब कैसा पानी, जब बहुत तेज पानी गिरता है, मतलब पानी धरती के ऊपर आ जाता है, उस कंडीशन में केंचुए आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो धरती के अंदर जो पानी होता है या रंध होते हैं या जो उनके स्थान होते हैं रहने के, वो सारी स्थानों पर पानी भर चुका होता है, तो केंचुआ फिर जमीन के ऊपर रेंगने लगता है। लेकिन जैसे ही पानी खत्म होगा, मतलब पानी गिरना बंद हो जाएगा या पानी मिट्टी पे दिखना बंद हो जाएगा, और केंचुआ भी आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो वो मिट्टी के अंदर जो स्पेस उसने बना रखा है उसमें चला जाता है या उसमें काम करने लग जाता है जो उसको दायित्व मिला है। तो केंचुआ हमेशा, ये बात बताने का मतलब ये है कि केंचुआ हमेशा अंधेरे में काम करना पसंद करता है। जितना अंधेरा रहेगा उतना अच्छा वो काम करेगा। तो जब हम इस बैग में डालेंगे तो उसको तो ऊपर से उजाला दिख रहा है, उजाला दिख रहा है तो काम करना बंद करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बोरे को ढक देते हैं, जूट के बोरे से हम इसको ढक देते हैं ताकि इसको अंधेरा महसूस हो। और जब इसको अंधेरा महसूस होगा तो ये दिन में भी काम करेगा और रात में भी काम करेगा, क्योंकि ये एक तरह से भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन स्टॉप, बिना मेंटेनेंस के 24 घंटे, बिना टीवी, बिना कूलर, बिना पंखा, बिना किसी की शादी या बिना किसी के
जो है किसी भी तरह के फंक्शन में जाए बगैर, या बगैर छुट्टी मनाए, या बगैर एजुकेशन के, बिना किसी के गाइडेंस के और बिना स्कूल कॉलेज जाए, दिन रात 24 घंटे जो उसको दायित्व मिला है वो काम करता है। अगर इससे आपको 24 घंटे काम लेना है तो इसको 3 तरह की सुविधाएं चाहिए। 25% नमी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में छाया चाहिए, मतलब अंधेरा चाहिए, और तीसरी चीज पर्याप्त मात्रा में हमेशा लगातार खाने को गोबर चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपने उसको दे दी तो ये नॉन स्टॉप 365 दिन आपके लिए काम करेगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसे मंगाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 सावधानियां आपको यहाँ पर रखनी है, और 3 सावधानियां रख के आप इसको तैयार कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आप इसमें गोबर और केंचुए मिला के खाद बनाना चाहते हैं तो आप इस बैग का स्लोप मेंटेन करके रखेंगे, इसका 4 इंची का स्लोप मेंटेन करेंगे, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ या जिस डायरेक्शन में आपका जो है ढाल हो, उस डायरेक्शन में आपको ढाल को रखना है। और ढाल जो है रखने का पर्पज़ ये है कि इसका जो लिक्विड होता है, केंचुआ यूरिन करता है या केंचुआ पसीना छोड़ता है, तो पसीने में बहुत तरह के एंजाइम और एसिड्स छोड़ता है, और वो एंजाइम और एसिड जब निकलते हैं तो वो हमें कलेक्ट करना होते हैं। तो जब हम 4 इंची का स्लोप मेंटेन करते हैं तो उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ वो कलेक्ट हो जाता है, और जब नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है तो हम वहाँ पर एक कट बना के, एक जाली लगा के, पाइप लगा के उसको कलेक्ट करने लग जाते हैं। जब हम वो कलेक्ट करते हैं तो उसमें तमाम तरह के एंजाइम, तमाम तरह की एसिड्स होती हैं। वो एंजाइम और एसिड्स हमारे लिए बहुत काम की होती हैं। अगर हम वो स्प्रे कर दें तो समझ लो कि किसी पौधे में अगर फल नहीं आ रहे हों, फूल नहीं आ रहे हों, या किसी भी तरह के डिसऑर्डर्स हों पौधे में, तो वो सारे डिसऑर्डर हमारे फुलफिल कर देता है। तो कुल मिला के ये हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इसमें क्या करते हैं आप, थोड़ी बारिश हो रही है और बारिश के साथ हम अपना समय नष्ट ना करते हुए बात को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी असुविधा या नेटवर्क कट भी सकता है तो आप उसको नज़रअंदाज करें। इसमें बैग में हम कचड़े से भी खाद बना सकते हैं, और कचड़े से खाद बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी हमारे पास वेस्ट होता है, चाहे किचन वेस्ट हो, चाहे फार्म वेस्ट हो, चाहे जो भी वेस्ट हो आपके पास, वो सारा वेस्ट आप लाके इस बैग में भर दीजिए। और इस बैग में आप अगर केवल और केवल नॉर्मल कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो साथ में आप कुछ मात्रा में थोड़ा सा 10-20% गोबर भी मिक्स करके इसमें भर सकते हैं, या मिट्टी हो तो मिट्टी भी मिक्स करके भर सकते हैं। लगभग 70 से 80 दिन में ये पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा। और इसमें 20 दिन के अंतराल से लगभग गौमूत्र का आप लगातार स्प्रे करें 2 बार, और 60 दिन के बाद 70 से 90 दिन के अंदर या 80 दिन में ये पूरी तरह से कंपोस्ट बन जाएगा। और अगर आप इसको पोटास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पोटास बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी खेत में वेस्ट है, या गाजर घास है, गाजर घास बोले तो सफ़ेद फूल का घास होता है, लोग उसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, आप जिस भी नाम से जानते हो, कुल मिला के गाजर घास आपको लेनी है और उसको कटिया करके, कटिया मतलब छोटे छोटे पीस बनाकर आप उस गाजर घास को इसमें भर दीजिए। और 100 किलो गाजर घास पर, या कचड़ा भी हो, अगर गाजर घास प्योर ना भी मिले, कुछ मात्रा में गाजर घास मिल जाए, कुछ मात्रा में कचड़ा मिल जाए, दोनों को मिला के आप 100 किलो कचड़े पर 1 किलो नमक मिला के इसमें भर दीजिए, बोरे से ढक दीजिए। सेम प्रोसेस, और मॉइस्चर मेंटेन कर दीजिए 25 से 30%। और उसके बाद जो है 20 दिन के अंतराल से गौमूत्र का 2 बार स्प्रे कर दीजिए। 70 से 90 दिन के अंदर आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। उस कंपोस्ट को 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की पोटास बाहर से ला के डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पोटास भी आप इसी में बना सकते हैं। फिर नॉर्मल कंपोस्ट भी बना सकते हैं, गोबर भर दिया सिंपल और कंपोस्ट बनने दिया, ये 60 से 90 दिन में नॉर्मल कंपोस्ट हो जाएगा। तीसरा, आप वर्मी कंपोस्ट इसमें बना सकते हैं, केवल गोबर भरा और अर्थवम छोड़ दिए, सो वो नॉर्मल कंपोस्ट बन गया। चौथा, इसमें आप फॉस्फो कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें गोबर भर दिया, 70% 30% रॉक फॉस्फेट मिला दिया, 90 दिन में आपका वो फॉस्फो कंपोस्ट तैयार हो गया। और इसी में आप वर्मी फॉस भी बना सकते हैं, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 75% गोबर और 25% रॉक फॉस्फेट और अर्थवम साथ में जो खाद बनेगी वो बोलेंगे वर्मी फॉस। और ये सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू वाली खाद है, या सबसे एडवांस खाद है जो भारत में गिने चुने लोग बना पाते हैं या बना रहे हैं।
अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत सारे खादों का एक साथ विकल्प आप खेत में दे देते हैं, खासकर डीएपी का विकल्प आप खेत में दे देते हैं, तो वो खाद भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें ह्यूमिक एसिड बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, पर इसमें ह्यूमिक कम कंपोस्ट ज़्यादा बनेगा। तो ह्यूमिक के लिए अलग तरीका है, आप सारी पत्तियां या जो भी ग्रीन वेस्ट हो आपका, वो आप एक टंकी में भर दीजिए, टंकी का ढक्कन बंद कर दीजिए और उसको नीचे से छेद करके छोटी सी टोंटी लगा दीजिए और 1 महीने के बाद उस टोंटी को ओपन कर दीजिए। उसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो ह्यूमिक कहलाएगी आपकी, या ह्यूमिक एसिड कहलाएगी। आप उसको ड्रिप के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों को स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह के खाद हैं, पर बेसिक जो खाद हैं वो हैं वर्मीफॉस, और दूसरा खाद है सबसे इम्पोर्टेंट मटका खाद, जो कि लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है और इसमें 5 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है और वो केवल घड़े में ही बनता है या इसमें नहीं बनता, ऐसा कह सकते हैं। घड़े के अलावा आप बर्तन में भी उसे बना सकते हैं, पर लोहे का बर्तन नहीं होना चाहिए, स्टील का चल जाएगा, प्लास्टिक का चल जाएगा और घड़ा भी चल जाएगा, घड़ा तो दौड़ेगा। तो आपको 20 लीटर उसमें गौमूत्र लेना है, ताज़ा या पुराना देसी गाय का, 20 केजी ताज़ा गोबर लेना है और 2 केजी उड़द की दाल का आटा लेना है, 2 किलो सरसों की खली लेनी है और 2 किलो लेना है गुड़ पुराना वाला। और जैविक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो पुराना हो, और नहीं हो तो फिर आप नया गुड़ भी ले सकते हो, पर पुराना कोशिश कर लेना, मिल जाता है जनरली। 5 चीज़ों को उस बर्तन में डुबा के रखना है, मतलब घोल बना के रखना है 5 दिन तक लगातार, कपड़े से मुंह बांधकर। एयर टाइट पैक नहीं करना है, कपड़े से मुंह बांधना है ताकि एयर का सर्कुलेशन स्लोली होता रहे, किसी तरह के एग्स, किसी तरह के कीड़े मकोड़े या पक्षी कोई हानि ना पहुंचाए उसमें, या कोई मक्खी भी ना जाए। 5 दिन तक उसको रखना है। 5 दिन के बाद उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाकर, 200, 300, 400 लीटर पानी मिलाकर उसे पूरे खेत में स्प्रेड कर देना है, मतलब ज़मीन के अंदर देना है उसे, पौधों को स्प्रे नहीं करना है, ज़मीन के अंदर डालना है। तो कुल मिला के इस ढंग से हम जो है ये लिक्विड तैयार करते हैं मटका खाद, और इस मटका खाद का उपयोग 10 से 15 दिन के अंतराल से हमें लगातार फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से, ये जो क्वांटिटी आपको हमने बताई है, ये करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है और पौधे में जो एक एनर्जी होती है वो लगातार बनी रहती है। जैसे हम इंसान सुबह खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें बीच बीच में चाय चाहिए पड़ती है, बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत सौंफ, लौंग या जो भी जिन लोगों का भी जो भी शौक रहता है, थोड़ा बहुत कुछ मुंह में चाहिए पड़ता है एनर्जी के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक उसी तरह पौधों को भी एक बेसल डोज के रूप में ये खाद जब हम स्टार्टिंग में फसल बोते हैं तब देते हैं, और बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंतराल से मटका खाद लगातार देते रहते हैं। तो ये मैंने आपको मटका खाद के बारे में बता दिया। और ये जो वर्मीफॉस है, ये अगर सब्जी आप उगाते हैं तो 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से फसल बोने से पूर्व आपको देना चाहिए, जब खेत में कोई आप फसल बोते हैं तब। और उसके साथ अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो ये भी 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डलेगा, और अगर आप नॉर्मल कंपोस्ट बनाते हैं तो वो कम से कम वो भी 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डलेगा। तो ये आपको सब्जियों में 2 टन प्रति एकड़, अनाज वाली फसलों में 1 टन प्रति एकड़ फसल बोने से पूर्व नमी युक्त खेत में डालना है। ऐसा नहीं कि खेत में धूप निकली है और धूप में आप इस खाद को डाल रहे हैं, सारे जर्म, सारे बैक्टीरिया, सारे जीव खत्म हो जाएंगे, फिर उस जैविक खाद का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको बनाने का तरीका, डालने का तरीका, डालने की मात्रा, ये तीनों चीज़ें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगी, तभी जाके हम बेहतर परिणाम ले सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको इसके बारे में बताया, खाद के मैनेजमेंट के बारे में। अब हम आपसे चर्चा करेंगे और तरह के जो मैनेजमेंट हैं उनके विषय में, वो हम आपसे बैठ के कर लेते हैं बात। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर जो हमने आपको बात बताई कि टाइम का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। समय के प्रबंधन में हमें देखना होता है कि हम फसल को किस समय पर बो रहे हैं। तो देखो, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने एक कैलेंडर तैयार किया है हम लोगों ने मिलके। वो कैलेंडर जो है आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपको ये रहेगा कि कौन सी फसल को किस समय पे बोना चाहिए।
क्योंकि समय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बिजाई जो है अगर समय पे होती है तो आप ये जान लीजिए कि आपकी फसल बेहतर परिणाम लाने से कोई नहीं रोक सकता आपकी फसल को। और अगर बेटाइम बुआई होती है तो फसल का उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो वो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कैलेंडर उपलब्ध करवा सकते हैं 2020 का, कौन सी फसल को किस तिथि पर किस आधार पर बोना चाहिए, तो वो आपको हम बता देंगे। तो उससे आपको कैलेंडर से तिथि देखकर आप समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर होता है पानी का मैनेजमेंट। पानी के मैनेजमेंट के लिए नंबर 1, अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पानी के मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सांचा है कि जहां पर आप इसमें फिट एक बार होते हैं या इसको एक बार करते हैं तो समझ लीजिए कि पानी का मैनेजमेंट अपने आप इसमें हो जाता है। तो कुल मिला के पानी के मैनेजमेंट के लिए हमें अलग से कोई विधि नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आप खुले में फार्मिंग करते हैं, खुले खेतों में अगर आप फसलें उगाते हैं तो उसके लिए आपको प्रबंधन करना होगा। और प्रबंधन के लिए मैं मोटा मोटा आपको समय का अभाव है तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको रिज बेड बनाने होते हैं 2 फीट चौड़ा, रास्ता 3 फीट निकलने का, हाइट लगभग 0.25 फीट से 1 फीट, और उसी पर आप फसल को बोते हैं। और जहां पर आपका खेत का ढाल होता है, ढाल की विपरीत दिशा में आपको रिज बेड बनाने होते हैं ताकि पानी का कटअप रहे और पानी जो है ना ब्रेकअप होके खेत में रुक सके। और जहां पर आपका खेत का ढाल होगा या मतलब बेड का ढाल होगा, पानी स्लोप मेंटेन होके जाएगा, तो उसके एंड पर और स्टार्टिंग पर बेड को ब्लॉक करना होता है और बेड की हाइट से आधा फीट नीचे तक उसको ब्लॉक करना होता है ताकि खेत की जो मट्टी हो वो बेड के अंदर रहे और खेत का जो पानी हो वो खेत के अंदर रहे, जिससे रिचार्जिंग भी हो सके। और जब ओवरफ्लो हो पानी तो फसल सुरक्षित हो, और ओवरफ्लो होके जो हमने खेत के चारों तरफ ट्रेंच बनाई है उसमें पानी गिरे तो उसमें रिचार्ज हो। कुल मिला के ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको हम किसी और शिविर में या किसी और ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपको खेत पे ले जाके ही ये दिखा के समझानी पड़ेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस ढंग से हम पानी को रिचार्ज और मिट्टी को रोकने से बहने से बचाते हैं। तो पानी की सिंचाई के लिए लेयर फार्मिंग में आप फॉगर का मिनी स्प्रिंकलर का, फॉगर का नहीं, फॉगर इसमें बहुत कारगर नहीं हो पाता है, मिनी स्प्रिंकलर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या मिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे छोटे आते हैं, पानी की फॉग से थोड़ा सा बारीक बूंद को निकालते हैं। मिनी फॉगर पानी की फॉग बनाते हैं पर उससे एरिगेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो इसलिए मिनी स्प्रिंकलर या फिर मिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मैनुअली स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग करते हैं एक पाइप के माध्यम से। तो पानी का प्रबंधन मल्टीलेयर फार्मिंग में ऑलरेडी होता है। कीड़ों के प्रबंधन के लिए तमाम तरह की मेडिसिन हैं जो आपको बनानी होती है। रसचूसक कीट, तनाछेदक कीट और इल्ली वर्गीय कीट, 3 वर्गों में कीटों को हमने बांटा है और 3 वर्गों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं दवाई बनाने के और उनको कंट्रोल करने के। तो ये सब लिटरेचर का टॉपिक है, ये हम आपको लिटरेचर के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। किस फार्मूले में किन किन तरह की पत्तियों को ऐड करना पड़ता है, कितने दिन तक रखना पड़ता है, कितनी मात्रा में उन्हें स्प्रे करना पड़ता है। फिर आती है बात जो है आपके खरपतवार मैनेजमेंट की। तो मैंने आपको बताया कि लेयर फार्मिंग अगर आप करते हैं तो खरपतवार आपके खेतों में बिल्कुल नहीं होगा, और अगर आप ओपन में फार्मिंग करते हैं मतलब खुले में करते हैं बिना ढांचे के साथ में, तो फिर आपको आच्छादन करना पड़ेगा, मतलब मल्चिंग करना पड़ेगी। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास फार्म का वेस्ट है, चाहे वो पत्तियों के रूप में हो, चाहे वो घास के रूप में हो, चाहे वो धान का पैरे के रूप में हो या किसी भी फसल के वेस्ट के रूप में हो, तो आप उस वेस्ट को जलाएं मत, फेंके मत, कुछ मत करें, इकट्ठा जाके एक जगह पर रख लें। और जब भी आप कोई फसल रिज बेड पर बोते हैं या खुले खेत में बोते हैं तो फसल बोने के 2 से 5 दिन के बाद उसको आप पूरे खेत में बिछा दें। मतलब जो फसल बोई है वो फसल उगाए, जैसे ही उसका जर्मिनेशन हो और वो आप जो भी धान का पैरा है, लाइक जो भी पत्ते हैं या जो भी है आपके पास, वो सारा पूरे खेत में बिछा दें ताकि जो है ना कोई खरपतवार ना उग पाए और पानी का वाष्पीकरण को रोका जा सके। इस तरह से हम आच्छादन करके जो है खरपतवार का प्रबंधन और पानी को उड़ने से रोक सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में आपको बताई।
मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि इस दौर में जब हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं या फिजिकली रूप से हम आपको चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, पर प्रयास किया है इस तकनीक के माध्यम से आप तक कुछ चीज़ें दिखाने का और समझाने का, बताने का। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी भी बातें अभी हमने करी हैं आपसे, उन सभी का कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर पहुंचेगा। और अब हम आपसे सीधे संवाद करते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हों या जो भी हम बातचीत कर रहे हैं इसमें आपके कोई डाउट्स हों या पहले से आपके कोई सवाल हों तो कृपया आप हमें सवाल भेजिए और उनके हम जवाब देते हैं, तब हम इसको समझेंगे कि हमारा सेशन सार्थक हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपके दिमाग में जो भी सवाल हो वो सवाल आप हमसे करें। बताइए। रॉक फास्फेट के लिए पूछ रहे हैं, कहाँ से करना पड़ेगा? आपका सवाल है रॉक फास्फेट कहाँ से मिलेगा, तो मैं बता दूं रॉक फास्फेट के भारत में 3 रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्सेज है जो है उदयपुर राजस्थान, वहाँ माइंस है, खदान है रॉक फास्फेट की, और वहीं पर उसको पीसने का और प्रोसेसिंग का काम होता है। तो आप इंटरनेट पे नंबर सर्च कर सकते हैं, अगर ना मिले तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पर। तो रॉक फास्फेट वहाँ से मिल सकता है। दूसरा रिसोर्सेज है हीरापुर सागर मध्य प्रदेश, जहाँ पर हम हैं। यहाँ पर 70 किलोमीटर की दूरी पर खदान है रॉक फास्फेट की, जो इंडिया की 2nd लार्जेस्ट माइंस है। यहाँ पर भी रॉक फास्फेट निकलता है और उसको बारीक करके 100 to 150 मैस का करके और उसे फिर सेल किया जाता है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। और तीसरा है दिनाजपुर वेस्ट बंगाल, जो कि इंडिया की 3rd लार्जेस्ट माइंस है, वहाँ से भी रॉक फास्फेट आपको मिल सकता है। वो भी आपको इंटरनेट से नंबर खोज के निकालना पड़ेंगे। और अगर रॉक फास्फेट उपलब्ध ना भी हो पाए तो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, आप मुर्गी की वीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्रेनाइट पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रेनाइट पाउडर में आप पहले उसके फास्फोरस की वैल्यू को चेक करा लीजिए कि PTO5 कितने % है। अगर मिनिमम 10% भी अगर उस पत्थर में आ रहा है तो आप चुपचाप रॉक फास्फेट पाउडर का इस्तेमाल इसके स्थान पर कर सकते हैं। और ना मिले तो आप मुर्गी की वीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से, तो आपको रॉक फास्फेट की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। मल्टीलेयर फार्मिंग में 1 एकड़ का कितना खर्च आता है? मल्टीलेयर फार्मिंग में अगर हम खर्च की बात करें तो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि यह तकनीक एक तरह से पूरी सस्टेन है, पर इसको सस्टेन सिचुएशन तक लाने के लिए आपको कम से कम 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हमने प्रकृति से डैमेज कर दी हैं उन सब को पहले फिर से पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह से सस्टेन होगी। और एक दिन आप ऐसा कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। पर अभी हम अगर करें कि भाई हमें सब कुछ लेना है, बांस भी लेना है, घास भी लेनी है, एक्स्ट्रा जो भी चीजें इसमें लग रही हैं, तो अनुमानित बजट इसको संसाधन को जुटाने में, लगाने में, या जो मेहनत या जो लेबर लगेगी, वो सब का टोटल बजट लगभग 1.5 लाख के आसपास का होता है, जो कि 5 साल तक लगातार चलता है। मतलब एक बार स्ट्रक्चर लग गया तो 5 साल तक इसमें आप लगातार फसलें उगा सकते हैं। और इसका टोटल बजट जो है 1.5 लाख रुपए है अनुमानित, मोटा मोटी। कहीं पर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बैम्बू वुड आपको कितने रेट में मिलती है। एवरेज 1.5 लाख का खर्चा, 5 साल तक ये लागत चलेगी। 1 साल की अगर इस मॉडल की लागत की बात अगर हम करें तो लगभग 30,000 के आसपास की लागत 1 साल की बैठती है। जी। मल्टीलेयर में वीट और मक्का और बाजरा ये सब कर सकते हैं? देखिए, मल्टीलेयर में आप मक्का, गेहूं, बाजरा, अनाज वाली जो फसलें हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर अभी हमने अध्ययन नहीं किया है। आप इसमें सब्जी वाली फसलें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कौन कौन सी फसलें कर सकते हैं इसकी कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने। आप एक व्हाट्सएप नंबर में आपको अभी बोल देता हूं, उस नंबर पर आप उस लिस्ट को बुला लीजिए। आपको लिखना होगा कि हमें मल्टीलेयर फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, किसके साथ क्या बो सकते हैं, उसकी लिस्ट दीजिए, तब हम आपको वो नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9179066275। फिर से रिपीट करता हूं 9179066275। एक बार हिंदी में बोल देते हैं 917902 बार 6 275। ये नंबर है,
इस नंबर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आप जो भी इंक्वायरी लिखेंगे, आपको उसकी PDF, आपको उसके जवाब, आपको उस पे नंबर आपको दिए जाएंगे। और अगर आपको हमसे संवाद करना हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहता है। तो शाम के 8 से 10 के बीच में आप हमसे संवाद कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि इसी नंबर पर आप अपने सवाल ड्रॉप करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा आप शाम को 8 से 10 के बीच में हमसे लंबी बात हो या जो भी डाउट्स हो वो डिस्कस कर सकते हैं। जी। मानसून में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? मानसून में? हाँ, खरपतवार का नियंत्रण। मानसून मतलब बारिश के समय। देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया कि आप आच्छादन विधि से खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1 विधि, और यही सबसे कारगर विधि है। जब भी आप फसल को बोते हैं, और मैंने बताया फसल के उगने के 5 से 7 दिन के बाद जब हमारी फसल उग आए थोड़ी, या जैसे हम सब्जियां लगाते हैं, टमाटर, बैगन, मिर्ची, तो ये तो सब हम नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमने ट्रांसप्लांट आज किया पौधे को, और पीछे से हमने आच्छादन कर दिया। मल्चिंग के रूप में हमने घास को, धान के पैरे को, या जो भी वेस्ट है हमारे पास, उस वेस्ट को पूरी तरह से हम खेत में बिछा देंगे। मिट्टी नहीं दिखना चाहिए, इस तरह की कंडीशन हम कर देंगे तो कोई भी घास निकल के नहीं आएगी, और पानी भी वाष्पीकृत होने से बच जाएगा। दोनों फायदे एक साथ में होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, वो गर्मी के समय आपको करना पड़ेगा, और वो हर 3 साल में आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए ये कि जैसे ही आपकी गर्मी में फसल कटती है गेहूं की, या जिन भी हिंदुस्तान के इलाके में जिस भी समय पे मार्च अप्रैल के महीने में जो फसल कटती है, उसके तुरंत बाद वो एक बार फसल को कटने के बाद खेत को जोत दें, और जोतने के बाद एक स्प्रिंकलर चला दें। और स्प्रिंकलर चलाने के बाद 0.25 माइक्रोन की बिल्कुल पतली पॉलीथीन एक आती है, वो पॉलीथीन को पूरे एकड़ के खेत में आपको बिछाना पड़ेगा, और फिर जाके 15 दिन तक वो पॉलीथीन बिछी रहेगी। फिर उस पॉलीथीन को हटा के आप लपेट के रख लीजिए। आपके खेत से जो खरपतवार के जर्म होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, आपका खेत वीड फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा केवल 2 से 3 साल तक चलेगा, क्योंकि हवा के माध्यम से जो खरपतवार के बीज आपके खेतों में आके जमेंगे, गिरेंगे, वो पुनः फिर आपके 2-3 साल के बाद फिर से खेत में खरपतवार होने लग जाएंगे। तो सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप जो है ना, या तो मल्टीलेयर फार्मिंग करें, या तो फिर जो है अपना आच्छादन विधि से खरपतवार को नियंत्रित करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट का विकल्प कैसे तैयार करें? माइक्रो न्यूट्रिएंट का सबसे अच्छा विकल्प होता है, गोबर में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और जब हम गोबर को इस बैग में डालते हैं और 4 इंची का स्लोप मेंटेन करते हैं, तो जैसे ही जिस तरफ ढाल होता है, उस ढाल के डायरेक्शन में वो लिक्विड कलेक्ट होके आ जाता है, और उस लिक्विड को हम जब स्प्रे करते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा रिसोर्सेज होता है। और अगर आपको खेत में, जमीन में, मिट्टी में पिला के देना है तो 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे फसल दरमियान आपको देना होता है। और अगर आपको स्प्रे में देना है तो 2 लीटर लिक्विड ये और 13 लीटर पानी आप स्प्रे करके देंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अच्छा विकल्प होगा। जो मटका खाद हम डालते हैं वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का दूसरा अच्छा विकल्प होता है, तो वो हर 15 दिन में हमने आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक वो भी अच्छा विकल्प हो सकता है।